हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग टोटल अप्रैल 2024 का पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इसके पहले अक्टूबर 2024, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ये जो है अप्रैल का होगा, इसके बाद मार्च का आएगा, फिर फरवरी का आएगा, फरवरी 2024, फिर जनवरी। ऐसे करते करते हम लोग अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए बेटर है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपी आरओ, एआरओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी या फिर एसएससी जीडी वगैरह, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, कोई भी एग्जाम करंट अफेयर्स आप सभी को पता है कि सभी एग्जाम में पूछते हैं। सभी करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा ही होता है, राइट। तो ये लेटेस्ट पैटर्न पे रिलेटेड है। लाइक बोले तो ये मैंने खुद इसे पढ़ा हुआ है। लाइक बोले तो आप जानते हैं कि जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है करंट अफेयर्स का, जो भी न्यूज में होते हैं। तो ये मैं किसी का प्रचार वगैरह नहीं कर रही कि हाँ ये बेटर है वो बेटर है, अपने आप में सब बेटर होता है। लेकिन आप एक बार इसे पढ़ के देखना, बहुत ही बेटर है। एक्सप्लेनेशन भी बेटर है इसका। एंड करंट अफेयर जैसे हम लोग पढ़ते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, तो एज इट इज डायरेक्ट वहां से पुटअप किया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आकाश तीर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा है यह वायु रक्षा नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया एक अत्याधुनिक पहल है, या फिर इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, या फिर इसे भारतीय सेना के संघर्ष क्षेत्रों के निचले स्तर के हवाई क्षेत्रों निगरानी करने के साथ साथ जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। कौन सा सत्य है? तो अपन सही उत्तर चुनना है इसका। तो सही हो जाएगा, इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, आकाश तीर परियोजना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के द्वारा विकसित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। इस परियोजना का आकाश तीर भारतीय सेना वायु रक्षा बलों को प्रभावी एकीकृत संचालन के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिका में भारत का पहला डाकघर दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में मैत्री और भारतीय बेस स्थिति डाकघर केरल डाक प्रभाग का हिस्सा है, या फिर अंटार्कटिका स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्र राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा भेजा जाता है। तो कौन सा सत्य है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका में भारत का पहला डाकघर दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया गया था। 1 और 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। दक्षिण गंगोत्री 1988 से लेके 1989 में बर्फ में डूब गया था। ये सेम टू सेम परीक्षा मंथन भी कवर किया हुआ है। अगर आप परीक्षा मंथन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, या फिर ये विजन वगैरह का पढ़ते हैं, या फिर जो डेली न्यूज पढ़ते हैं, ये सभी में कवर किया गया था। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री 1988 से 1989 में बर्फ में डूब गया था। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। फिर 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका पर भारत के मैत्रिक अनुसंधान केंद्र में डाकघर शाखा स्थापित किया गया था। लगभग 4 दशक बाद अंटार्कटिका के लिए एक पत्राचार का नया पिन MH1718, ठीक है, याद रखना है। इसका कोड जो है पत्राचार का नया पिन कोड क्या है, MH1718 होगा, जिसका श्रेय डाकघर विभाग को जाता है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन डाकघर की दूसरी शाखा खोली गई है। अंटार्कटिका पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारतीय एक दूसरे से 3000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दोनों शाखाएं की बात करें तो गोवा डाक विभाग का हिस्सा है। अंटार्कटिका स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा में स्थित ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र को भेजा जाता है, जो कि भारत के ध्रुवीय अभियान के लिए नोडल एजेंसी है। भारतीय डाकघर केवल भारतीय भूमि पर ही काम कर सकते हैं। अंटार्कटिका एक विदेशी भूमि पर भारतीय डाकघर स्थापित करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, जो कि हमारी भूमि से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है माताबारी पेड़ा एक डायरी आधारित कन्फेक्शनरी आइटम और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक हाथ से बुना कपड़ा ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। मातावारी त्रिपुरा के प्रारंभिक उत्पादन पेड़ा और पचरा को उनके सांस्कृतिक महत्व और विरासत को मान्यता देता है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीडीपी सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पीएम किसान के साथ एकीकृत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह RUPI वाउचर का उपयोग करने किसानों को उनके बैंक खाते में सब्सिडी का त्वरित वितरण करने की अनुमति देता है। इसे प्लेटफॉर्म का उपयोग बीज और पौधे जैसे कि रोपण सामग्री का ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। कौन सा सत्य है? तो हमारा तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख ले। सीडीपी सुरक्षा मूलतः एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सुरक्षा का मतलब है एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली। यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ई-रूपी वाउचर का उपयोग करके किसानों का उनके बैंक खाते में सब्सिडी का तत्काल वितरण करने की अनुमति देगा। यह पोर्टल किसानों, आपूर्तिकर्ता, कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर विभाग एजेंसियों के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्राधिकरण को पहुंच प्रदान करता है। किसान अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के आधार पर बीज, पौधा और पौधी जैसे रोपण सामग्री का ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में वृक्ष आवरण क्षति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 2013 से 2023 तक वृक्षावरण की लगभग 95% हानि प्राकृतिक वनों में हुआ है, या फिर वृक्षावरण की अधिकतम हानि 2022 में हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ आग के कारण वृक्षावरण की हानि की दर सबसे अधिक थी। कौन सा सही है? तो इसमें केवल व केवल हमारा आंसर जो है केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2013 से 23 तक वृक्षावरण के लगभग 95% हानि जो हुआ है, लॉस हुआ है, वो प्राकृतिक वनों में हुआ है। ठीक है, नेचुरल वनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है इसमें ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नवीनतम निगरानी आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2000 से लेकर अब तक 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण नष्ट हो चुका है। समयावधि वृक्षावरण में 6% की गिरावट दर्ज किया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार उपग्रह डेटा। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, ये याद रखना है। वास्तविक समय में वन परिवर्तन का विश्लेषण करता है। 2002 से 2023 के बीच 4,14,000 हेक्टेयर 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन में 4.1% खो दिया है। इस अवधि के दौरान कुल वृक्षावरण का हानि 18% हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2013 से 23 यानी 10 सालों में 95% जो है प्राकृतिक वन में ये प्राकृतिक वनों में हुआ है हानि। वर्ष 2017 में सर्वाधिक 1,89,000 हेक्टेयर वृक्षावरण की हानि हुआ है। वर्ष 2016 में 1,75,000 हेक्टेयर वृक्षावरण की हानि हुआ है। 2023 में 1,44,000 हेक्टेयर वृक्षावरण की हानि हुआ है, जो कि पिछले 6 वर्षों में सर्वाधिक है। असम में सबसे ज्यादा 3,24,000 हेक्टेयर वृक्षावरण नष्ट हुआ है। ठीक है, जबकि औसत 6,66,000 हेक्टेयर है। मिजोरम में 3,12,000 हेक्टेयर है। अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,59,000 हेक्टेयर, मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर वृक्षावरण नष्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2015 से 20 के बीच भारत में वनों की कटाई में 6,68,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष की 2
जो कि दुनिया भर में दूसरी सबसे अधिक है। 2001 से 2022 तक उड़ीसा में आग के कारण वृक्षावरण के नुकसान को दर सबसे अधिक रहा है, जहां प्रति वर्ष औसतन 238 हेक्टेयर वृक्षावरण का नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बातें करें तो 198 हेक्टेयर, नागालैंड की बातें करें तो 195 हेक्टेयर, असम की बात करें तो 116 हेक्टेयर और मेघालय की बात करें तो 97 हेक्टेयर वृक्षावरण का नुकसान हुआ है। विश्व का पहला ओम आकार का भगवान शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान के पाली जिले में जाडन गांव में प्रतिष्ठित ओम आकार में निर्मित दुनिया का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव में पड़ता, ये खटिया गांव में है। ठीक है, यहाँ फिर से घेर दे, खटिया गांव में पड़ता है। बेट दो स्थान खबरों में रहे, किससे संबंधित है? ये पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरातात्विक उत्खनन यानी कि क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय भुज के साथ मिलकर गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव के बाहरी इलाकों में 500 कब्रों के साथ सामूहिक दफन स्थल का पता लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी और है, ये भी देख ले हम लोग। पदता बेट कहा जाता है खुदाई की जिसमें कि कंकाल, मिट्टी के बर्तनों और जानवरों की हड्डी की उपस्थिति मिली है। 5200 साल पुराना हड़प्पा बस्ती की स्थिति की इशारा करते हैं, जो कि प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया के सामूहिक दफन स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर है। जूडिथ सुमिनवा तुलका को किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो DR कांगो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कोडी कनाल और वेधशाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व की सबसे पुरानी वेधशाला एक प्रतिष्ठित कोडी कनाल सौर वेधशाला के एसो ने 1 अप्रैल को 125वीं वर्षगांठ मनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कैलिस्टो पर ओजोन की उपस्थिति का संकेत देने वाले साक्ष्य खोजे हैं, जो कि निम्नलिखित में से किसका चंद्रमा है? ठीक है, तो ये बृहस्पति का है। किस देश के कृत्रिम सूर्य ने प्लाज्मा लूप को 48 सेकेंड के लिए 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के बाद एक नया संलग्न रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा बंदरगाह प्राथमिक 2023-24 में भारत का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.4538 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो संभालकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल किया है, जिससे यह भारत में सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला बंदरगाह बन गया है। नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, तो ये 4 अप्रैल 2024 को मनाई है। ठीक है, देखो यहाँ ऑलरेडी है, नाटो ने 4 अप्रैल 2024 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। गठबंधन की स्थापना में 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में सिग्नेचर हुआ था। ठीक है, किस देश के अनुसंधान केंद्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया गया है? तो ये रोमानिया हो जाएगा। मैरो और डोना स्कॉटलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधिकारिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का पता लगाया है। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के द्वारा संचालित लेजर विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR पादुर में बनाने की घोषणा की है, जो कि किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस के बाद, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन,
रूस के बाद भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन गया है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 523 मिलियन बैरल प्रति वर्ष है। भारत वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों और मूल्य वृद्धि के खिलाफ बचाव के लिए अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर क्षमता का विस्तार करने पर काम कर रहा है। भारत की योजना 2029-30 तक अपना पहले निजी तौर पर प्रतिबंधित एसपीआर बनाने की। यह मॉडल जापान और दक्षिण कोरिया के मॉडल जैसा होगा। निजी पट्टेदार ज्यादातर तेल जो है बड़ी कंपनियां कच्चे तेल का व्यापार करने की अनुमति देता है। 2 प्रस्तावित निजी एसपीआर कर्नाटक के पादूर में, ठीक है, कर्नाटक के पादूर में होगा, जो कि 18.3 मिलियन बैरल का भंडार होगा। दूसरा जो है उड़ीसा के चंडीखोल में होगा, जिसे 29.3 मिलियन बैरल का भंडार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का समूह के आधिकारिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड निकोलसन एस्टर्न और सह अध्यक्ष विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल करेंगे। किस देश ने क्विटो स्थित इक्वाडोर के दूतावास पर पुलिस के द्वारा हमला किए जाने के बाद उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए गए हैं? तो मैक्सिको हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, या फिर इसे 2022 में औपचारिक रोजगार अनुपात कुल रोजगार 9.7% है। कौन सा सही है? तो हमारा आंसर सही केवल व केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 बी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में मानव विकास संसाधन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में रोजगार रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसे बताया गया है कि भारत के युवा लगातार बढ़ती बेरोजगारी की दर से जूझ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? बिल्किस मीर को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस के पेरिस में होने वाली 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मंजूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला है। ये डायरेक्ट आप जहाँ भी वीमेन का कोटेस्ट वगैरह करने का आए या वीमेन इम्पावरमेंट आए, वहाँ आप डायरेक्ट ये वाला हेडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीमेन पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाया है? तो ये सौर गति विज्ञान वेधशाला, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाया है? तो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिछले 11 वर्षों में डार्क एनर्जी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट ने हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे 3D मानचित्र बनाया, सबसे बड़ा, जिसे सबसे सटीक मापन किया गया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर के संदर्भ में इसोल्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है इसोल्ट के द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र 11.7 टेस्ला है, या फिर यह पेरिस में स्थित है। कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं यह 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न होंगे, या फिर 2023 में चीन में सबसे अधिक यूनिकॉर्न होंगे, या फिर भारतीयों ने भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न सह स्थापना। कौन सा सही है? तो इसमें सही केवल 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2023 में नए यूनिकॉर्न के मामलों में चीन दूसरे स्थान पर है। मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सेमीकंडक्टर और नई ऊर्जा के नेतृत्व में चीन 2023 में 56 नए यूनिकॉर्न विकसित किया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 70 ऐसी फर्मों के बाद है। जो सूचकांक में भारत 67 यूनिकॉर्न और 46 गजेल और 106 चीते हैं। गजेल्स व स्टार्टअप्स जिसने कि अगले 3 वर्षों में यूनिकॉर्न बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। चीता जो है स्टार्टअप्स जो कि अगले 5 वर्षों में यूनिकॉर्न बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी फॉर दैट, खांसी हो रही है थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि हेपेटाइटिस विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है, या फिर 2022 में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में होगा। तो कौन सा सही है? तो सही केवल हमारा 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सक्सगाम घाटी हाल ही में चीन के द्वारा की गई अवैध निर्माण गतिविधियों के कारण चर्चा में था। यह घाटी कहाँ स्थित है? तो पीओके में स्थित है। ठीक है, पाक ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत ने जमीन पर स्थित बदलने की अवैध प्रणाली के तहत सक्सकाम घाटी का निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए चीन कड़ी आपत्ति जताई है। सक्सकाम घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स वायरस के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो DR कांगो के द्वारा घोषणा किया गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हाल ही में पूरे देश में मंकी पॉक्स वायरस के प्रकोप के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया, जो पड़ोसी कांगो गणराज्य से भी इसके मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो कि वायरस का एक वंश है, जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, जो कि चेचक का कारण बनता है। वैक्सीनिया वायरस, जिसका उपयोग चेचक की टीम ने किया गया था। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक के समान ही होते हैं, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं। मंकी पॉक्स एक जूनोसिस यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलती है। मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण गिलहरियों, गैम्बियन पोस्ट चूहों और डार्मिस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रंटियर्स इन द मरीन साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार शोधकर्ता ने पाया है कि संभवतः पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल हो सकता है। इस ब्लू होल का नाम क्या है? यह कहाँ स्थित है? ये तामजा ब्लू होल मैक्सिको में स्थित है। ब्लू होल, जिसे कि कास्ट संरचना के रूप में जाना जाता है, चूना पत्थर या फिर जिप्सम जैसे घुलनशील आधारशील धीरे धीरे घुलने से बनने वाले भूवैज्ञानिक चमत्कार है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागर की सतह के नीचे डूबी हुई ऊर्ध्वाधर गुफाएं बनती है। हालांकि तामजा ब्लू होल की अत्यधिक गहराई एक अनूठी चुनौती पेश करती है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण और सीमाओं को नई सीमाओं तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2014-15 से 2021-22 के बीच बढ़ा है, या फिर 2014-15 2019-20 के बीच कुल एक्सपेंडिचर जो है, व्यय जो है, हिस्से के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय में लगातार वृद्धि हुआ है, या फिर सरकार के द्वारा वित्त पोषित बीमा व्यय 2013-14 से 2021-22 के बीच कम हुआ है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल व केवल हमारा आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है, यानी कि ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2014-15 में 2021-22 के बीच बढ़ा है। ठीक है, तो हमारा ये 2 और 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखो यहाँ फिर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हाल ही के वर्षों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों स्पष्ट है, जिसमें कि 2020-21 और 2021-22 के अंतिम अनुमान शामिल है। एनएचए के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2014-15 में 2021-22 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड 63% बढ़ा है। 2014-15 में जीडीपी 1.13% से बढ़ करके ये 1.35% हो गया है। सरकारी वित्त पोषित बीमा व्यय पर ब्याज 2013-14 में 4,757 करोड़ रुपए से 2021-22 में 4.4 गुना बढ़कर के 20,771 करोड़ रुपया हो गया है। अब एबी पीएमजेवाई और राज्य स्वास्थ्य आश्वासन बीमा योजना में बढ़े निवेश को दर्शाता है। समग्र स्वास्थ्य व्यय के एक अंश के रूप में जेब से किए जाने वाले व्यय में लगातार गिरावट आई है। 2014-15 में 2019-20 के बीच में 62.6% घट करके 47.1% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत जापान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरता परियोजना में निवेश करने के लिए दोनों देशों के द्वारा भारत जापान कोष की स्थापना किया गया है, या फिर एक्स धर्मा गार्जियन भारत और जापान के भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या फिर दोनों देश सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित कर रहे हैं। कौन सा सत्य है? तो हमारा तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। भारत और जापान के अधिकारियों ने परमाणु रासायनिक और जैविक क्षेत्रों के संबंधित निरस्त्रीकरण और प्रसारण के क्षेत्रों के विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। निरस्त्रीकरण और प्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत जापान परामर्श का 10वां दौर टोक्यो में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं ने जापान के सीगा प्रांतों के कैंप इमाजू में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक धर्म गार्जियन का 4था संस्करण आयोजित किया गया था। भारत के असंप्रभु संपदा कोष, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक JBIC ने स्थिरता परियोजना में निवेश करने के लिए 600 मिलियन डॉलर का कोष शुरू किया है। JBIC इस आंकड़ों का 51% योगदान देगा, जो शेष योगदान भारत देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी और है, वो भी देख ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित करने के लिए भारत जापान के बीच सहयोग जापान को मंजूरी दिया है, जो कि उद्योग के लिए अनुसंधान विकास और एनडी विनिर्माण डिजाइन प्रतिभा विभाग पर ध्यान केंद्रित करेगा। गर्म लहरों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म लहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि सामान्य तापमान से विचलन 6.4 डिग्री से अधिक हो जाए तो भीषण ग्रीष्म लहर की घोषणा की जाती है, या फिर मैदानी क्षेत्रों के लिए ताप लहर की सीमा 30 डिग्री सेल्सियस तक, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल हमारा आंसर 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले हम लोग। उष्ण तरंग असाधारण रूप से उच्च तापमान की वह अवधि है जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समान अधिकतम तापमान से अधिक होता है। ठीक है, जब तक किसी स्टेशन उच्चतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए, तब तक हीट वेव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है तो सामान्य अधिकतम तापमान की परवाह किए बिना लू की घोषणा की जानी चाहिए। सामान्य तापमान से विचलन 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो भीषण लू की घोषणा हो जाती है। ठीक है, घोषणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च, यानी कि सैन्य खर्च के अवरोही क्रम में बताना है। तो सैन्य खर्च के अवरोही क्रम में पहला संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा अपने सैन्य जो होता है, लाइक बोले तो अपना आर्मी नेवी जो भी होता है उस पे वो खर्चा करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है, फिर इसके बाद चीन करता है, इसके बाद रूस करता है, रूस 3rd नंबर पे है। इसके बाद आ जाएगा भारत, हम लोग 4थे नंबर पे आते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे सऊदी अरबिया आ जाएगा। तो हमारा आंसर 3 2 1 4 5 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसे टिक लगा दे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत 83.6 बिलियन डॉलर के व्यय के साथ विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता हो गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग सैनिक वगैरह पे जो भी एक्सपेंडिचर, जैसे कि आर्मी यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों को मिला करके सबसे ज़्यादा हम लोग अगर खर्चा करते हैं तो हम लोग चौथे नंबर पे वर्ल्ड के रैंक में आ रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी स्टेटमेंट के फॉर्म में देख चुके हैं। सिपरी के द्वारा जारी किया गया जो भी रिपोर्ट है, तो आप इसे नोट डाउन अगर कर लेंगे तो आप डायरेक्ट मेंस के आंसर राइटिंग में बता सकते हैं, या फिर इंटरव्यू वगैरह हो कहीं पे भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दीर्घायु भारत पहल लॉन्गविटी इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसे नीति आयोग और WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य अवधि को बढ़ावा और बढ़ती उम्र से जुड़ी चुनौतियों पर काबू पाना है। कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है, तो हमारा आंसर एक, यानी कि एक सही नहीं है, क्योंकि ये नीति आयोग और WHO के द्वारा नहीं है पब्लिश किया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सही है तो हमारा सही नहीं बताना है, तो एक हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उम्र बढ़ना अपरिहार्य है, इस विचार को चुनौती देते हुए भारतीय विज्ञान संस्था IISc ने लॉन्गविटी इंडिया पहल शुरू किया, जिसके उद्देश्य मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा और बढ़ती उम्र के साथ जड़ी चुनौतियों पर काबू पाना है। यह मुख्य रूप से रोग के शुरुआती संकेतकों की पहचान करने, उम्र बढ़ने के बायो मार्करों की जांच करने और स्वास्थ्य कम उम्र बढ़ने की सहायता के लिए नई चिकित्सा पद्धति और प्रौद्योगिकी के विकसित करने के लिए केंद्रित है। यह पहल 18 अप्रैल को शुरू हुआ था। डेविड्स एस्लिंग हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह है, तो ये जो है ये युद्धों में प्रयुक्त रक्षा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। डेविड एस्लिंग या फिर स्टर्नर इजराइल के माध्यम से दूरी वायु रक्षा प्रणाली है, जो कि क्रूज मिसाइलों के, बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों को रोक सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज के साथ इसमें आसान पता लगाने के लिए एक उन्नत चरणबद्ध रडार है। हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने घोषणा किया है कि वह जून में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि निम्नलिखित के लिए एक पहल कदम होगा। तो ये कदम जो है रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में अस्थायी शांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। स्विट्जरलैंड सरकार ने 10 अप्रैल को घोषणा किया है कि फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में अस्थायी शांति के लिए पहल कदम के रूप में 15 से 16 जून को प्रमुख शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा। इसमें 100 से अधिक देश भाग ले सकते हैं। भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, लेकिन शिखर सम्मेलन रूस की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संरक्षण और शिकार ट्रॉफियों के विवाद में किस देश के राष्ट्रपति 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दिया है? तो बोत्सवाना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो बोत्सवाना गवर्नमेंट जो है, बोत्सवाना के राष्ट्रपति मुक्वेत्सी माशिशी ने जर्मनी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शिकार जानवरों की ट्रॉफी आयात करने पर सख्त सीमाएं सुझाने के लिए जवाब में जर्मनी को 20,000 हाथी को भेजने की धमकी दिया है। राष्ट्रपति मिसिसी यानी कि मोकेंग वेतेसी यहाँ पे है। राष्ट्रपति माशिशी ने तर्क दिया है कि उनका देश गरीब हो जाएगा और उन्हें बोत्सवाना में हाथियों की अत्यधिक आबादी के मुद्दे को उजागर किया गया है। संपत्ति और फसलों की नुकसान होता है, साथ ही यह निवासियों के लिए खतरा भी पैदा होता है। यह विवाद संरक्षण प्रयासों और उनके देशों की आर्थिक प्रस्तावता यानी कि वास्तविकताओं के बीच तनाव की रेखांकित करता है और आय के लिए शिकार, पर्यटन पर, वन्यजीव आबादी का प्रबंधन पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है? तो फिलिस्तीन किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अप्रैल को फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए उसके आवेदन पत्र पर पुनः विचार किया जाए। 29 नवंबर 2012 फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र जो है ताइवान को कोसोवो को संप्रभु नहीं मानता है, बल्कि उन्हें क्रमशः चीन और सर्बिया का हिस्सा मानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2024 में भारत और निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी में विशेषताओं वाले स्टार्टअप के उद्देश्यों की रुचि की अभिव्यक्ति शुरू करने के लिए सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ, हो जाएगा यूरोपीय यूनियन हो जाएगा। अप्रैल 2024 में भारत और यूरोपीय संघ ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकलिंग तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप के लिए रुचि की अभिव्यक्ति शुरू किया है। यह पहल 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में स्थापित भारत और यूएई व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का हिस्सा है। इसका लक्ष्य जो है स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यूरोपीय और भारतीय लघु और मध्य आकार के उद्यमियों को स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नए विश्व साइबर अपराध सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया है, या फिर साइबर अपराधी खतरों की सूची में चीन सबसे ऊपर है, या फिर भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल किया है? कौन सा सही है? तो हमारा आंसर जो है केवल व केवल इसमें 3 सही है, यानी कि भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा आंसर इसमें केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा के बीच संयुक्त साझेदारी के रूप में विकसित किया गया है। सूचकांक में प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार रूस और सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद यूक्रेन, फिर चीन के स्थान आता है। भारत ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक रैंकिंग में 10वां स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेएसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनुरोध बोस को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में 1993 में स्थापित एनजेए न्यायिक कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए समर्पित है। ओलंपिक चैंपियन को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा बन गया है? तो एथलेटिक्स बन गया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख ले। एथलेटिक्स ओलंपिक चैंपियनशिप पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल बन गया है, और इस खेल में शासी संस्था ने घोषणा किया है कि इस साल पेरिस में 48 स्वर्ण पदक विजेताओं में से प्रत्येक को $50,000 मिलेगा। जो रजत और स्वर्ण पदक विजेता में से प्रत्येक को रजत और कांस्य पदक विजेता को 2028 ओलंपिक में भी पुरस्कार राशि मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विषयवार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची में 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है, या फिर ससेक्स विश्वविद्यालय विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला वैश्विक विश्वविद्यालय? कौन सा सही है? तो हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024 के अनुसार जेएनयू ने विकास अध्ययन में 20वां स्थान हासिल किया है, जिसमें यह इसके श्रेणी में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है। विकास अध्ययन में ससेक्स विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि कवर एटलस जारी किया है? तो ये जारी किया राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है, या भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, या फिर भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यातक 2023 में $257 बिलियन है? कौन सा सही है? तो केवल इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात 2023 में $257 बिलियन हो गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा
और निर्यातक उभरा है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात $257 बिलियन होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, प्लास्टिक ओवरशूट डी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। यह रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है या फिर भारत उन 12 देशों में शामिल है जो कि पृथ्वी के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। यह भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पादन 8 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लास्टिक ओवरशूट दिवस रिपोर्ट 2024 में स्विस गैर लाभकारी संगठन EA अर्थ एक्शन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए केवल 12 देशों में जिम्मेदार बताया गया है, जिसमें चीन, अमेरिका, ठीक है, चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजील, मैक्सिको शीर्ष पर है। प्लास्टिक ओवरशूट की डे की रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पादन 8 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश की जनसंख्या में गिरावट और खतरनाक स्तर तक पहुंच किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कावरती द्वीप पर एक शाखा शुरू किया है, जिसे कि वह केंद्र शासित प्रदेश निजी क्षेत्र का एकमात्र बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घर से मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत में चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घरेलू मतदान की शुरुआत किया है, या फिर 75 वर्ष अधिक आयु मतदाताओं को घर से मतदान की अनुमति है, या फिर 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को घर से मतदान की अनुमति है? तो हमारा आंसर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा केवल 1 सही और 3 सही। यानी भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घरेलू मतदान शुरू किया है और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को घर से मतदान की अनुमति दिया गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये तो पढ़ ही लिए हम लोग ऑलरेडी सब स्टेटमेंट में, बट फिर भी ECI ने बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदान को आसान बनाने के लिए पहली बार लोकसभा चुनाव में घर से मतदान सुविधा किया है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, 40% बेंचमार्क विकलांगों, दिव्यांगों को घर में मतदान की अनुमति है। 81 लाख से अधिक मतदाता 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के, देश भर में 90 लाख से अधिक पंजीकृत दिव्यांग मतदाता है। किसने अपना बहुप्रतीक्षित संस्मरण नाइफ जारी किया है? तो सलमान रसूदी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइम की 2024 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल सहित शामिल किया गया है? तो 8 को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाइम पत्रिका 2024 के अनुसार दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल में 8 व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें अजय बांगा, आलिया भट्ट, सत्य नडेला, साक्षी मलिक और देव पटेल, प्रियवंदना नटराजन, आसमान खान, इसके बाद जिगर शाह। ठीक है, इसरो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का लक्ष्य मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन है, तो 2030 तक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला बैच निम्नलिखित को सौंपा गया है, तो फिलीपींस को सौंपा गया। ठीक है, भारत ने फिलीपींस के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली खेप में सौंप दिया है। जनवरी 2024 में फिलीपींस ने ब्रह्मोस के तट पर आधारित एंटी शिप संस्करण की 3 बैटरियों के लिए भारत के साथ $375 मिलियन का सौदा किया है, जिसे वह इस भारत रूस संयुक्त उद्यम मिसाइल का पहला निर्यातक देश बन गया है, ग्राहक बन गया है। ठीक है, किस राज्य का असारी कंडी टेराकोटा शिल्प, पानीपत मेटेका शिल्प, सरथेवारी धातु शिल्प
जापी को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो ये असम के हैं, ठीक है। असम के 6 पारंपरिक शिल्प आशारी कंडी टेराकोटा शिल्प, पानी मेटका शिल्प, सरथेवारी धातु शिल्प, जापी ग्रामीण असम का बांस से बना टोपी, मिसिंग हथकरघा उत्पादन और बिहू ढोल की जीआई टैग मिला है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2024 से, 1 मिनट गाइस। क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2024 से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकेगी। तो किसी के द्वारा भी, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ लिख रहा है 65 वर्ष, 70 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के द्वारा भी खरीदा जा सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। इससे पहले व्यक्ति के लिए 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदना सीमित था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 से इसे बीमा नियामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इरेडा, ठीक है, IREDA, इरेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे नवरत्न सम्मान प्रदान किया गया है, या फिर ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दिया है। इरेडा 16वीं नवरत्न कंपनी बन गया है, तो कौन सा सही है? तो सही हमारा इसमें केवल एक हो जाएगा, हाल ही में, यानी कि इरेडा 17वीं नवीनतम कंपनी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस संदूषण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले 6 महीनों में महाशियान दी हट्टी MDH प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए सभी मसाला संबंधित शिपमेंट के 31% को अस्वीकार कर दिया है? साल्मोनेला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पिछले 6 महीने में MDH प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्यात किए गए सभी मसाला संबंधित शिपमेंट से 31% को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने साल्मोनेला संदूषण के कारण अस्वीकार कर दिया है। अक्टूबर 2023 से अस्वीकार दर पिछले वर्ष भेजे गए सभी शिपमेंट पे 15% से दोगुना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। वन एवं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदान, 4.45 लाख एकड़ जैसा कि विविध से भरपूर जंगलों को बचाने के उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अकाल टेके घोड़े के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी किया है? तो तुर्कमेनिस्तान ने किया है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दीमुहामेदोव ने 27 अप्रैल 2024 को अर्काडाग शहर में अकाल टेके घोड़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के लिए हाल ही में लॉन्च की गई हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने वाली 8 पनडुब्बी में से एक पहली है, या फिर यह भारत का कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। इसका निर्माण अमेरिका ने किया है। कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है, केवल 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पहली हंगरी श्रेणी की पनडुब्बी 26 अप्रैल चीन के वुहान में स्थित शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। यह पनडुब्बी 8 पनडुब्बी में से पहली है जिसे कि पाकिस्तानी नौसेना वर्ष 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। पाकिस्तान की हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों भारत के कलवरी श्रेणी के बराबर है, जिसे फ्रांसीसी स्कॉर्पियन श्रेणी में मॉडल में बनाया गया था। यह भारत का 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां है जो 2030 के दशक की शुरुआत तक 3 और जोड़ने की योजना है। हंगोर क्लास की पनडुब्बियां कलवरी क्लास की तुलना में काफी बड़ी है। कालवरी क्लास जो है पनडुब्बियां का वजन लगभग 1775 टन है और लंबाई की बातें करें तो 67.5 मीटर है। इसे विपरीत हंगोर क्लास की पनडुब्बियों 2800 टन वजनी है और 67 मीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विकास के लिए वैश्विक सहयोग, वृद्धि और ऊर्जा पर विश्व आर्थिक मंच की विशेष विशेष बैठक की मेजबानी किया है? तो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 28 से 29 अप्रैल 2024 को सऊदी अरब के रियाद के विकास के लिए वैश्विक सहयोग, वृद्धि और ऊर्जा पर एक विशेष बैठक आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में शामिल रैमपेज मिसाइलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह एक लंबी दूरी सुपरसोनिक हवा से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल है, या फिर यह मिसाइल 250 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, या फिर इसे भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना में भी शामिल किया जाएगा? तो इसमें चौथा ऑप्शन कह रहा है इसे भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कौन सा सही है? तो सही है, केवल 1 2 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 तीनों सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 2 3 देखो कहाँ पे है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर लगे कि फास्ट अगर हम करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, ऐसा लगे कि कुछ ये है तो बैक करके एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस त्रिशूल के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास भाग लिया है? तो ये नीदरलैंड के द्वारा लिया गया है। ठीक है, रॉयल नीदरलैंड नौसेना के जहाज HNLMS ट्रम्प ने भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिशूल के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। द्वितीय थॉमस होल में हाल ही में हुई वृद्धि चीन और किस अन्य देश के बीच क्षेत्रीय विवाद को उजागर करती है? तो फिलीपींस को, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल के निर्माण की योजना का अनावरण किया गया है? तो यूएई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख ले। दुबई ने अमीरात के यानी कि दुबई के अमीरात के दूसरे सबसे बड़े हवाई क्षेत्र अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिए $35 बिलियन की योजना का अनावरण किया है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस देश के वेडा समुदाय का भारत के साथ विशिष्ट आनुवंशिक संबंध है? तो श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के सदस्यों ने पहली बार आम चुनाव 2024 में वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है? तो सोमपेन जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार में स्थित रहता है सोमपेन जनजाति। बहुत इसकी मतलब ये जो ट्राइब है ये इसकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो सोमपेन जनजाति पूछेगा कहाँ है, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो है अंडमान निकोबार की ट्राइब है ये लोग सोमपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सेन वॉटसन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीतिक एनडीए 2024 में भारत को शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी कहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नीलगिरी के संदर्भ में तहर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या फिर यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, या फिर यह केरल नीलगिरी तहर परियोजना के हिस्से के रूप में नीलगिरी तहर की जनसंख्या का अनुमान लगा रहा है। कौन सा सत्य है? तो इसमें सही केवल 2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन केवल सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तमिलनाडु केरल के वन विभाग के सहयोग से नीलगिरी तहर परियोजना के एक भाग के रूप में नीलगिरी तहर की संख्या का आकलन हुआ है। इस पशु को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईशान पहल नामक एक एकीकृत मिशन शुरू किया है? तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटकों को दिन भर आने वाले पर्यटकों से शुल्क लेने वाले विश्व का पहला शहर बन गया है? तो वेनिस बन गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
हाल ही में किस देश ने भारत को MP5 सब मशीन गन के पुर्जे खरीदने की अनुमति दिया है? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है VPAT पर्चियों और EVM गणना पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। कह रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने EVM गणना के साथ VPPAT पर्चियों का 100% सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, या फिर यह चुनाव आयोग का अब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट SLU का सील करके रखना होगा, या फिर उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM में जले हुए मेमोरी सेमीकंडक्टर के सत्यापन का अनुरोध कर सकता है। कौन सा सही है? तो सही जो हो जाएगा केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख ले थोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने EVM को निगरानी के साथ VPAT पर्चियों का 100% सत्यापन अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि कोर्ट चुनाव में आयोग के निर्देश दिया है कि यह नतीजा घोषित होने के 45 दिनों के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट की सील करके रखने और उम्मीदवारों को हर विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM में बर्न मेमोरी सेमी कंट्रोल के सत्यापन का अनुरोध करने की अनुमति है। 9 बसे ब्रू मतदाताओं ने लोकसभा 2024 के चुनाव में पहली बार अपना वोट डाला है। तो त्रिपुरा के ब्रू मतदाता ने वोट डाला है। ठीक है, त्रिपुरा में नए ब्रू मतदाताओं ने पहली बार 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके पहले उन्होंने पिछले साल मार्च में हुए विधानसभा में मतदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालन के लिए शिपिंग मंत्रालय की मंजूरी मिल गया है? तो ये मिल गया है विजिंजम बंदरगाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अडानी के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन के लिए शिपिंग मंत्रालय मंजूरी मिल गया है। यह भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित डीप वाटर शिपमेंट में पोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पारो घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। भूटान में एक बैठक के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के द्वारा पारो घोषणा को अपनाया गया। यह घोषणा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को दूर करने और उपचार अंतराल को कम करने के लिए बहु क्षेत्रीय नीतियों के विकास और पर्यावरण पर जोर देता है। इस रूप में कोविड-19 महामारी द्वारा बढ़ाए गए अंतराल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शेष उम्मीदवारों के नामांकन पत्र पर अस्वीकार या वापस लिए जाने के लिए बाद में उम्मीदवारों को निरोध निर्वाचित हुआ है? तो ये सूरत के द्वारा। ठीक है, सूरत का है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वन्यजीव क्षेत्रों में अंदर प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दिया है? तो ये कलेसर वन्यजीव अभयारण्य पे रोक लगा दिया है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। ठीक है, यमुनानगर जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य अंदर प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दिया है। ठीक है, न केवल वन्यजीव और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट ए मर्सेनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर एक संस्मरण है। तो ये जो है दुअरी सुब्बाराव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बहुउद्देशीय संयुक्त ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। देश के पहले बहुउद्देशीय संयुक्त ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन SJVN के 1500 मेगावाट नाथपा में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना उत्पादित हरित हाइड्रोजन का उपयोग की जो उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सुविधाओं के लिए किया जाएगा, ताकि इसे दहन
ईंधन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा 25 किलोवाट क्षमता के अपने ईंधन सेल के माध्यम से बिजली पैदा करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नया नाम क्या है? इसका नया नाम संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने हाल ही में 60वीं बैठक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपना नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर लिया है। ठीक है, नासा ने किस देश से अपना एडवांस कंपोजिट सोलर से सिस्टम ACS-3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जो कि प्रणोदन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर चुनना है। तो कह रहा है कि क्रिस्टल मेस 2 एक हवा से प्रेषित मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है, यह इजरायली मूल का है, या फिर यह क्रिस्टल मेस 2 स्टैंड ऑफ रेंज क्षमता 250 किलोमीटर से अधिक है। कौन सा सही है? तो ये तीनों हमारा सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के एक कानून पारित किया गया है जो सरकार को पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र के द्वारा उनके दाव पर विचार करने के लिए शरण चाहने वाले को रवांडा भेजने की अनुमति देता है? तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के संसद ने रवांडा शरण कानून पारित कर दिया है, जो कि सरकार को शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की अनुमति देगा। अप्रैल 2022 से सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2022 के बाद फ्रांस जैसे सुरक्षित देश अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले किसी को भी शरणार्थी को रवांडा भेजा जा सकता है। उनके शरण दावे पर ब्रिटेन बजाय वही कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, किस संगठन ने पृथ्वी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित किया है? तो ये किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2023 में एशिया को दुनिया में सबसे अधिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर ये रिपोर्ट एशिया का वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, या फिर यह रिपोर्ट UNEP द्वारा प्रकाशित हुआ है? कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख ले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट एशिया में जलवायु स्थिति 2023 के अनुसार 2023 में एशिया को दुनिया में सबसे अधिक आपदाओं को सामना करना पड़ेगा। भारतीय उपमहाद्वीप 2023 में 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अनुभव किया जो उत्तरी हिंद महासागर में बने थे। चक्रवात की गतिविधि की बात करें, 5.4 चक्रवातों के औसत से थोड़ी अधिक थी। 6 चक्रवातों में से 4 मोचा, हामुन, मिथिली और मिचांग बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बने, और 2 जो है बिपरजोय, तेज और अरब सागर ऊपर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आसियान फ्यूचर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं इसने मेजबानी थाईलैंड ने किया था, या फिर इसे भारत के द्वारा 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया था? कौन सा सही है? तो इसमें कोई सही नहीं है, तो हमारा कोई सही, न तो 1 न 2 सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। हाल ही में भारत ने विदेश मंत्री वियतनाम के हनोई में आयोजित प्रथम आसियान फ्यूचर फोरम भाग लिया है। यह आसियान और उसके साझेदारों के लिए नए नवाचारों और नीतिगत सिफारिशों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका प्रस्ताव वियतनाम के द्वारा 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में रखना था। प्रथम फोरम का विषय जो है जन केंद्रित आसियान समुदाय का तीव्र और सतत विकास है। हाल ही में सौरव घोषाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो स्क्वैश हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारत के पूर्व विश्व नंबर 1 10 खिलाड़ी सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा किया है। जो 37 वर्षीय घोषाल ने अपने सफल पेशेवर
कैरियर का अंत किया है, जिसे 10 पीएसएल खिताब और कई एशियाई खेलों राष्ट्रमंडलों खेलों में पदक जीता है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन देख ले हम लोग। 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 5वीं बार लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है, जबकि स्पेन की फीफा फीफा विश्व कप विजेता एतेना बोनमती लॉरियंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली फुटबॉलर बनी है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? तो रॉटरडैम में हुआ है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण 22 से 25 अप्रैल 2024 तक नीदरलैंड की रॉटरडैम में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा का पुनर्डिजाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से अपना सबसे सक्षम बृहद भाषा मॉडल लामा ने 3 प्रस्तुत किया है? तो मेटा के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे माता लिखा है लेकिन मेटा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऐसे होगा मेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी दिवस कह रहा है कि किस देश ने पृथ्वी दिवस 2024 पर टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त की मेजबानी किया है? तो भूटान के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। भूटानी सरकार ने एशिया भर में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अगले दशक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु पृथ्वी दिवस 2024 पर बाघ परिदृश्यों के लिए सतत विकास सम्मेलन में मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस एसटीडी 2024 भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित करते हुए किस दिन को मनाया गया है? तो 19 अप्रैल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बन्नया को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार मिला है? तो ये बांग्लादेश की है। प्रमुख बांग्लादेश गायिका रिजवाना चौधरी बन्नया को 22 अप्रैल 2024 को भारत सरकार से प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार मिला है। उन्होंने कला के क्षेत्र में उन्हें उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो भारत के डी गुकेश फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का सबसे युवा विजेता है, या फिर वह फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं? कौन सा सही है? तो इसका सही जो है केवल व केवल एक सही है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ग्रैंड मास्टर जीएम डी गुकेश ने 14 गेमों में से 9 अंक हासिल किया है। प्रतिष्ठित फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीतकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल किया। 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी को पछाड़ करके कैंडिडेट्स के सबसे युवा विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। यह टूर्नामेंट पहली बार 1950 में आयोजित हुआ था। यह विश्वनाथ आनंद के बाद फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 100 स्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसके बाद स्वीडन हो जाएगा और इसके बाद स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवेनिया। ऑप्शन 1, 2, 5 हो जाएगा। तो 1, 2, 5 देखो कहाँ है, 1, 2, 5 हमारा डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नासा ने चंद्रमा अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अपनी बढ़ती सूची में और देश को शामिल किया गया स्लोवानिया। 19 अप्रैल को नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे भविष्य में चंद्रमा और उससे आगे के अंतरिक्ष प्रयासों में सहयोग की पुष्टि करने वाला 39वां देश बन गया। स्लोवानिया एक
और स्लोवानिया एक सप्ताह से भी कम समय में समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा यूरोपीय देश है। यह पहले स्विट्जरलैंड, स्वीडन क्रमशः 15 और 16 अप्रैल को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आर्टेमिस समझौते के दस्तावेज में चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के नागरिक अन्वेषण उपयोग के सिद्धांतों के दिशा निर्देश एक शीट शामिल है, जिसमें 2020 में नासा के द्वारा 2018 के अमेरिकी आर्टेमिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और भागीदारी की तलाश के आधार पर के रूप में पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 2024 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आधारशिला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन सा सही है, क्या इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है या फिर ये 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीखने के लिए है, कौन सा सही है? तो इसमें कोई सही नहीं है, ना एक सही है ना दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तर्ज पर आधारशिला के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा और 2024 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है थोड़ी। आधारशिला जिसका अर्थ है कि 48 सप्ताह का पाठ्यक्रम है, जो कि आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्षों की आयु के लिए बच्चों के लिए है। 2024 में महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बार्सिलोना में हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। 2024 महासागर दशक सम्मेलन में 8 से 12 अप्रैल 2024 तक बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ है। इसका स्पेन सरकार के द्वारा यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य के बारे में बातें करें तो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान 2021 से 30 तक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना है, हितधारकों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका कार्यक्रम का विषय था हमारे इच्छा महासागर के लिए आवश्यक विज्ञान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण किस देश में शुरू हुआ है? तो ये कुवैत में हुआ है। कुवैत भारतीय दूतावास ने देश के पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण घोषणा हिंदी कार्यक्रम 21 अप्रैल 2024 से हर रविवार को FM 93.3 AM 963 पर प्रसारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित समुद्री अभ्यास पूर्वी लहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसे अभ्यास को एक्सपोल 2024 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अभ्यास को एक्सपोल 2024 के नाम से जाना जाता है। पूर्वी लहर भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी तट पर आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है। इसका उद्देश्य जो है भारतीय नौसेना की प्रक्रियाओं का परीक्षण करना, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता का आकलन करना। इसके अतिरिक्त इसने भारतीय वायुसेना, अंडमान निकोबार तटरक्षक बल संपत्तियों को शामिल करके उच्च अंतरण संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास को एक्सपोल 2024 भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नासा के जूनो मिशन ने आयो की भयावह तस्वीरें जारी की है, जो कि किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति के उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक सामूहिक परवाल विरंजन घटना 2023-24 में घटित होगी? तो चौथा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है। हाल ही में जारी प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन 2024 की राष्ट्रीय रूपरेखा, जिसका शीर्षक नव चेतना है, विभिन्न महीनों में बच्चों के लिए माह दर माह गतिविधियां की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। 0 से 36 एज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन राष्ट्रीय ढांचा 2024 आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ता के लिए महीने दर महीने गतिविधियों की रूपरेखा तैयार किया गया है। नवचेतना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुसरण करती है और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम प्रदान किया है। पाठ्यक्रम में 0 से 36 महीने तक बच्चों के लिए गतिविधियों के 36 सेट शामिल है। गतिविधि में बातचीत करना, खेलना, चलना, संगीत सुनना, विकासात्मक मील के पत्थर, प्रारंभिक साक्षरता, अंकगणित को समर्थन देने के लिए संवेदी उत्तेजना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, 18 अप्रैल 2024 को चांदीपुर उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को बेंगलुरु में स्थित DRDO प्रयोगशाला
वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा प्रयोगशालाओं में भारतीय उद्योग के योगदान के साथ विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में मूल्य के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक निर्यातों ने भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पांचवा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वदेशी नेताओं ने व्हेल और डॉल्फिन को कानूनी व्यक्तिगत रूप से मान्यता दिया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। कुक द्वीप समूह फ्रेंच पोलिनेशिया न्यूजीलैंड और टोंगा के प्रशांत क्षेत्रों के स्वदेशी नेताओं के द्वारा गठित एक नई संधि के व्हेल और डॉल्फिन को एक आधिकारिक तौर पर कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने केरल के अंडर वाटर ध्वनि अनुसंधान सुविधा ध्वनि लक्षण वर्णन और मूल्यांकन एसपीएस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। बॉलीवुड महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल को प्रतिष्ठित तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन के बाद 2022 की उनकी याद में स्थापित किया गया था। प्रतिष्ठित पुरस्कार पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय गायिका आशा भोसले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक के 2024 संस्करण में विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रॉन्ट को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैट कमिंस पुरुष और नेट साइवर ब्रॉन्ट महिला को विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2024 संस्करण दुनिया अग्रणी क्रिकेटरों के रूप में नामित किया गया है। साइवर ब्रॉन्ट को महिला एसेज में उनकी भूमिका के कारण शीर्ष महिला क्रिकेटर के रूप में दिया गया है। द्विपक्षीय संबंधों में मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए थल सेना जनरल मनोज पांडे किस देश के एक उच्च तकनीकी वाली आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 कौन सा देश अपने इतिहास में अब तक का सबसे भारी वर्षा की घटना से प्रभावित होगा? तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 14 से 15 अप्रैल 2024 में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ओमान से उत्तरी हिस्सों के असाधारण रूप से भारी वर्षा हुई, जिसके क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सार्वजनिक जीवन में भारी व्यवधान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये ICGS मंडपम। ठीक है, मंडपम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, भारत के तटरक्षक जलीय केंद्र उद्घाटन 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGM मंडपम में महानिदेशक राकेश पाल द्वारा किया गया है। टी-सैट 1A उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही का प्रयोग कीजिए। आंसर चुनना है कौन सही है। इसे टाटा समूह के द्वारा लॉन्च किया गया था, या फिर इसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, या फिर यह भारतीय निजी क्षेत्र में निर्मित पहला सैन्य ग्रेड भूस्थानिक उपग्रह है? कौन सा सही है? तो केवल व केवल इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसे टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया गया था, और 3 हो जाएगा भारतीय निजी क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रैंड भूस्थानिक उपग्रह है। तो 1 और 3 हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। भारतीय सेना को 24 ईगला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच किस देश से प्राप्त हुआ है? तो रूस से। अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो कुवैत के। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो जगजीत पवाडिया। और साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? तो आयरलैंड के हो जाएगा। कुछ इसमें क्वेश्चन हम लोग ये 21 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन छूट गया था वो हम लोग आज देख लेते हैं, क्योंकि कल वाला में ना आज जो अपलोड आज की डेट में जो जाएगा यूट्यूब पे पब्लिश होगा
तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है एक पेज धुंधला हो गया था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊँगी, तो मैं इसे थोड़ा देख लेती हूँ। हाल ही में समाचारों में आए प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कौन-सा सही है? तो इसका सही जो है, इसका उद्देश्य जो है प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथा के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है। एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास प्रोजेक्ट उद्भव नई दिल्ली में पहली बार भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव लॉन्च हुआ है, जिस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है। कोमिला सोना मुरासीमा हाल ही में भारत में अवैध प्रवेश के कारण खबरों में थी। सीमा का सीमांकन होता है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में 3 बांग्लादेशी नागरिकों के त्रिपुरा के सिपाही जिला में कोमिला सोना मोरासीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है। राज्य पुलिस सूत्रों के अनुसार हर महीने दर्जनों बांग्लादेशी नागरिकों को रोहिंग्या अवैध रूप में भारत बांग्लादेश सीमा पर पार करते हैं और बाद में फर्जी दस्तावेज के जरिए इन्हें देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रुद्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चलित मिसाइल की प्रणाली है या फिर यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? कौन सा सही है? इसका सही जो आंसर है केवल एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। भारत ने उड़ीसा के तट पर भारतीय सेना IAF Su-35 जेट से हवा में मार करने वाली रुद्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो रुद्रम 2 का एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्शी मंच है, जिसे कि एशिया के कितने सदस्य देश शामिल है? तो ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। कोलंबिया प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्शी मंच है, जिसे एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है। भारत 2003 में अपनी स्थापना के पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबिया प्रक्रिया अध्यक्ष बना है। भारत ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष ग्रहण किया है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल देशों में प्रवासी श्रमिकों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया या विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। कोलंबो प्रक्रिया 5 विषयगत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संबोधित करता है। कौशल और योग्यता की पहचान, नैतिक भर्ती प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रस्थान और पूर्व अभिविन्यास और सशक्तिकरण, और नेक्स्ट है इसमें प्रेषण के सस्ते, तेज और सुरक्षित हस्तांतरण को बढ़ावा देना, श्रम बाजार विश्लेषण। शक्ति अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्या यह भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य है या फिर यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है या फिर यह अभ्यास का 7वां संस्करण मेघालय में संपन्न हुआ है? कौन सा सही है? तो केवल व केवल 3 सही है, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई संयुक्त प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ है। यह भारत और फ्रांस दोनों के वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपका कंप्लीट अप्रैल 2024 तक का। कल हम लोग मार्च 2024 का देखेंगे, इसके बाद फरवरी, जनवरी, फिर दिसंबर 2023, नवंबर 2023, अक्टूबर 2023, इतना हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नवंबर वाला रिसेंट नवंबर 2024 जस्ट बीता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो थोड़ा सा अभी एग्जाम है ना, तो इसलिए बैक वाला हम कंप्लीट करा दे रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत मस्त है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो आप सभी एक बार देखना, इसको देखना बहुत ही बेटर है। अगर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो एज इट इज़ डायरेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम किल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, राइट। मेरे को भी पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। आप सभी मेरे लिए भी प्रेयर करना कि मेरा UPSC क्वालिफाई हो जाए, एंड मैं चाहूँगी कि आप सभी भी जो भी चीज़ के लिए तैयारी करें, आप सभी का भी हो जाए, है ना। तो ज़्यादा मैं टाइम किल नहीं करूँगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।